हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी फिजिक्स की वीडियो है और फिजिक्स में हमारा मैकेनिक्स चल रही थी तो उसी की नेक्स्ट वीडियो है। ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने न्यूटन्स लॉ वगैरह पूरे कंप्लीट करा दिए थे, जिसमें कि आपका न्यूटन्स लॉ, आवेग, संवेग, उसके विस्थापन, दूरी, त्वरण, बल, इन सारी चीजों की परिभाषाएं आपको एक ही वीडियो में बताई, तो साथ में न्यूटन्स के लॉ भी कराए थे। आज बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? आज एक क्वेश्चन करेंगे, साथ में संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित एक डेरिवेशन है, वो भी करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो संवेग समझ लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है? संवेग को ऐसा समझिएगा जैसे कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है। ये कोई एक क्या है? वस्तु है, जिसको मैं इंग्लिश में एक बॉडी बोल सकता हूं, या एक सिस्टम बोल सकता हूं, या एक पिंड कह सकता हूं, यानी कुछ भी बोलूं, मतलब यही है। फिजिक्स की भाषा में आप समझ लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, ये कोई किसी वस्तु की बात चल रही है, और इसका द्रव्यमान m है और ये अपने v वेग से गतिशील है। यानी कि कोई वस्तु m द्रव्यमान की v वेग से गतिशील है, यानी कि मोशन कर रही है। तो यदि हम इसके वेग और इसकी वेलोसिटी का यदि मल्टीप्लाई कर दें तो हम उसी को बोलेंगे क्या? मोमेंटम, जिसे हम p से प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के मास और इसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम समझ में आ गया, यानी कि आपको संवेग समझ में आ गया। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। परिभाषा लिखी हुई है सामने है आपकी। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द मास, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम समझ में आ गया, ठीक है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को मोमेंटम कहते हैं, यानी संवेग कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोमेंटम बराबर m इंटू वी। क्योंकि इस पर वेक्टर लगा हुआ है तो मतलब क्या है? इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये मोमेंटम जो है ये एक कैसा वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में आप जानते हो क्या चीज होती है? वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो इसमें मैग्नीट्यूड तो आपको पता चल गया कि इसकी मास और वेलोसिटी की यदि मल्टीप्लाई कर देंगे संवेग की तो उसके क्या निकले आएगा? मैग्नीट्यूड निकले आएगा। अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एलॉन्ग वी वेक्टर, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किसके अनुदिश होती है? वी वेक्टर के अनुदिश होती है। यदि ये जो ऑब्जेक्ट है यदि इधर की साइड में ए से बी की ओर गति कर रहा है तो इसके संवेग की दिशा भी किधर होगी? ए से बी की ओर ही रहेगी। मतलब क्या है कि ये संवेग एक सदिश राशि होती है और इसका दिशा हमेशा वी वेक्टर, यानी कि इसकी गति की दिशा में ही होती है। यानी संवेग की दिशा किधर होती है? इसके गति की दिशा, यानी जिधर ये वेग की दिशा होगी उधर ही रहेगी। ओके, चलिएगा। तो इट्स डायरेक्शन अलोंग विद वी वेक्टर, यानी इसके अलोंग होती है। क्लियर होगी? इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बन गया और इसकी ये विमा डायमेंशन होगी, कितनी होगी? ml/-1। क्लियर हो गया? मोमेंटम पूरा खत्म हो गया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम। मोमेंटम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में आता है एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हम बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर रेखीय संवेग की बात कर रहे हैं। रेखीय का मतलब लीनियर मोमेंटम हम पढ़ रहे हैं। ओके, अब हमारे पास में आ जाता है नियम, वेरी इंपॉर्टेंट नियम आ जाता है संवेग संरक्षण का नियम। इस पर ही एक आधारित हम क्या करेंगे? इस पर ही आधारित एक डेरिवेशन करेंगे। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। क्या है? संवेग संरक्षण का नियम देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? ये क्या है? देखिए, जैसे कि अभी अभी आपने सीख लिया, हमने क्या सीखा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है और वो कितना m द्रव्यमान का है और ये v वेक्टर वेग से चल रहा है, मोशन कर रहा है, v वेग से चल रहा है, तो हमको पता चल गया कि ये p वेक्टर बराबर क्या होता है? mv वेक्टर होता है। ठीक है, हम इतना तो जान चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, संवेग संरक्षण का नियम कहता है क्योंकि देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यदि ये मोशन कर रहा है तो इस पर कुछ ना कुछ बल लग रहे होंगे। यदि मैं नॉर्मली बात करूं, ये गेंद है उसको ऐसे छोड़ दूं
तो उस पर भी घर्षण बल लगेगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और भी बहुत सारे बल लगते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो ये जो संरक्षण का नियम है ये कहता है कि यदि हम किसी भी वस्तु पर कोई भी बाह्य बल यानी EXT यानी कोई भी बाह्य बल ना लगाएं, यानी कि ये क्या कर दें, बाह्य बल का मान 0 कर दें, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो इसका लीनियर मोमेंटम है वो कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा, यानी कि जितना है उतना का उतना ही रहेगा, नियत रहेगा सदैव। क्या है ये नियम? संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? किसी वस्तु पर सभी बाह्य बलों का मान 0 कर दें तो उस वस्तु का रेखीय संवेग नियत रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं हम, 0 का मतलब क्या, नहीं लगा रहे, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का रेखीय संवेग कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, इसी को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। क्लियर होगी बात? संवेग संरक्षण का नियम देख लीजिए क्या लिखा, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। निकाय बोल दो, बॉडी बोल दो, पिंड बोल दो, कोई भी ऑब्जेक्ट बोल दो, मतलब वही है, समझिए ना। किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है, ठीक है। क्या होगी परिभाषा? इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश में परिभाषा क्या हो जाएगी, द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। द एब्सेंस का मतलब क्या है, अनुपस्थिति में, ठीक है, बाह्य बल की, एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा या रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, यानी दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी मैथमेटिकल रूप से देख लीजिए, क्या है मैथमेटिकल रूप, कि यदि हम एक्सटर्नल यानी EXT बाह्य बल का मान क्या करते हैं, 0 कर दें, तो इसका P वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये नियम कहता है। ओके, अब इसी का हम एक डेरिवेशन करेंगे, इसी का यूज करके इसी को सिद्ध करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही प्यारी प्यारी डेफिनेशन हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब एक क्वेश्चन को जरा समझते हैं, उसी से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या है क्वेश्चन? सिद्ध करो कि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है तो उसका रेखीय संवेग नियत रहेगा या नियत रहता है। या कभी कभी आता है सिद्ध करिए कि किसी वस्तु का यानी n कणों से मिलकर बने किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहेगा यदि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो कुल मिला के बात यही है, वो सारी चीजें आपको प्रूव करनी है। ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है। या कभी कभी क्वेश्चन सीधे सीधा आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम निकालना है किसी सिस्टम का और आपको उसको इसका ये भी प्रूव करो कि भैया ये नियत रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही प्यार से हम इसको सिद्ध कर लेंगे। जब रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध करो तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, हम मान लेते हैं, देखिए कैसे कैसे करेंगे हम सिद्ध। देखो हमने मान ले रहे हैं, माना क्या मान ले रहे हैं हम, माना कोई निकाय है, माना कोई निकाय यानी कोई भी एक सिस्टम है, निकाय बोले तो सिस्टम, स्मॉल n कणों से मिलकर बना हुआ है। हमने मान लिया कि कोई निकाय है जो कि n कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 और डेडस ऐसे ही mn बहुत सारे हैं mn तथा जो v1, v2 डेडस vn वेग से गतिमान है। हमने मान लिया कि भैया एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, बहुत सारे उसमें कण हैं। जैसे मैं मान ले रहा हूं ये एक मार्कर है, इसके अंदर ही बहुत सारे कण हैं जिनके द्रव्यमान छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था। एक छोटे कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2, इसी तरीके बहुत सारे कण हैं।
जिनके वेग माना कि चाहे वो रुका हुआ है, चाहे स्थिर अवस्था में ही है, लेकिन हमने मान लिया अपनी ओर से जिनके वेग v1 v2 v3 हैं, तथा और मैं कह दे रहा हूं माना इनके संवेग, माना इन कणों का संवेग p1 वेक्टर p2 वेक्टर pn वेक्टर है, और ये v1 वेक्टर v2 वेक्टर vn वेक्टर, इस तरह से हमने मान लिया। तब क्या हो जाएगा भाई, तब निकाय का कुल संवेग कितना हो जाएगा भाई। हमने एक हमारे पास में, जैसे कि सपोज दैट हमारे पास में एक कोई निकाय है, इसमें ये m1 द्रव्यमान का है, v1 वेग से गतिशील है, ये ऐसे ही ये m2 द्रव्यमान का है, ये v2 वेग से चल रहा है, ऐसे ही कोई यहाँ पे है, ये आपका vn वेग से चल रहा है, इसका mn द्रव्यमान है। तो ये अलग अलग वेग से चल रहे हैं और ये अलग अलग इनके द्रव्यमान हैं। तो हम मान रहे इस पूरे का क्या, पूरे का रेखीय संवेग। तो हमने मान लिया तब कितना हो जाएगा, तब निकाय का कुल रेखीय संवेग हमने P मान लिया। तो क्या हो जाएगा, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस ऐसे ही प्लस Pn वेक्टर। भैया इसका मतलब कोई भी, यानी इस टोटल पूरे निकाय का टोटल में संवेग निकालूं तो वो छोटे छोटे कणों के टोटल संवेग के बराबर बैठेगा। सिंपल सी बात है भैया, इसका टोटल संवेग, इसमें जितने भी छोटे छोटे कण हैं उनके सभी कणों के टोटल संवेग निकाल लो। ठीक है, जैसे कि मेरा पूरा यदि द्रव्यमान निकाला जाए तो मेरा क्या है, जितना भी द्रव्यमान है, जैसे कि मेरा द्रव्यमान कुछ भी मान लेगा, मेरा द्रव्यमान 10 यूनिट है, तो मेरे हाथ का द्रव्यमान अलग निकाल दो, इसका द्रव्यमान अलग लगा दो, इसका द्रव्यमान अलग निकाल दो, सभी का जो टोटल जोड़ा जाएगा तो वो 10 ही बैठेगा। तो उसी तरीके से इसमें बहुत सारे कण हैं, तो बहुत सारे कणों का द्रव्यमान निकालो एक एक करके, सभी का टोटल। तो हमने मान लिया टोटल कर देंगे तो इस पूरे कण का रेखीय संवेग निकल जाएगा। तो ये P वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये आप जानते हो, अभी हमने पढ़ा था संवेग का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि ये m1 v1, ठीक है भाई, P बराबर होता क्या है, नॉर्मली mv होता है, ये P1 है तो ये m1 v1 यानी कि पहले कण का द्रव्यमान, ऐसे ये m2 v2 यानी दूसरे कण का द्रव्यमान, ऐसे ही ये mn vn, ऐसे ही करते करते हम बहुत सारे कण हैं तो बहुत सारे कणों का द्रव्यमान निकालेंगे टोटल। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास में ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम दोनों पक्षों का क्या कर दे रहे हैं, समय के साथ डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, समय के साथ डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये m1, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल देखा जाए तो d/dt, और ये m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस ये mn vn, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m1 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा dv1/dt प्लस m2 बाहर आ जाएगा dv2/dt प्लस ऐसे ही ये आ जाएगा आपका mn बाहर और d/dt, और ये हो जाएगा vn। आपको पता है वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो a1 वेक्टर प्लस m2, ये दूसरे कण का त्वरण आ जाएगा, ऐसे ही ये आपका mn और ये an आ जाएगा। और तो ऐसे ये m1 m और त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या होता है, बल होता है। तो ये F1 प्लस ये F2 प्लस ये हो जाएगा Fn। अब देखिएगा ये dp वेक्टर बट्टे dt आ रहा है। अब देखिएगा यहां पर दो चीजें हैं, यानी कि देखिएगा ये क्या है, F1 का मतलब ये है कि जो पहले कण पर लगने वाला बल, ये दूसरे कण पर लगने वाला बल, और ऐसे ही nवें कण पर लगने वाला बल, दूसरे तीसरे हर कण पर कुछ ना कुछ बल लगेगा। अब हम क्या करेंगे कि इस पर बल कौन कौन से लगेंगे, इन पर 2 बल लगते हैं। याद रखना, इन सभी कणों पर, प्रत्येक कण पर 2 बल कार्य करेंगे। पहला बल तो क्रिया प्रतिक्रिया का, जैसे कि मान लीजिए ये वाला यहां पर रखा हुआ है तो इसके कारण इस पर बल लगेगा, इसके कारण इस पर लगेगा। क्यों, एक न्यूटन के
तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जितना बल ये लगाएगा उतना ही बल ये लगाएगा। एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि भैया दो पिंड यदि आपस में रखे हुए हैं कुछ दूरी पर तो वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, तो निश्चित रूप से यदि ये बहुत सारे कण इसके अंदर रखे हुए हैं तो वो भी आपस में बल लगाएंगे। ये अंदर की बात चल रही है अंदर, लेकिन होगा क्या कि ये टोटल, यदि हम टोटल नेट फोर्स यदि बात करें आंतरिक बल की, यानी परिणामी आंतरिक बल जो होगा इन सभी कणों का वो 0 होगा। क्यों होगा? यदि 0 नहीं होता तो जैसे मान लीजिए ये है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ना कुछ इसके अंदर एटम्स हैं, कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे एलिमेंट हैं, तो उन सभी में कुछ ना कुछ तो बल लग रहा होगा। लेकिन वो टोटल देखा जाए तो उनका टोटल बल कितना है, 0 है। तभी तो ये स्थिर अवस्था में जैसा है वैसा का वैसा ही है। यदि उन बल का मान 0 नहीं होता तो ये इसकी स्थिति हमेशा चेंज होती रहती है ना, आपस में वो लड़ रहे होते तो वो इसको कभी मोटी हो जाती कभी पतली हो जाती। ठीक वही चीज है। तो इनका टोटल फोर्स यदि हम बात करें, यानी टोटल नेट फोर्स हम बात करें, आंतरिक नेट फोर्स की हम बात करें तो वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं यहां पर, यहां पर नोट करके लिख देंगे, यहीं पे लिख देंगे हम कि कण के यानी कि निकाय के प्रत्येक कण पर 2 बल, आंतरिक व बाह्य बल कार्यरत होंगे, जिनमें से आंतरिक बल का परिणामी मान, जिनमें से आंतरिक बल का परिणामी 0 होगा। समझ में आ गया? 0 क्यों होगा? क्योंकि भैया जितना ये लगाए उतना ही ये लगाए, टोटल इसका आंतरिक जितना भी, यानी कि जो अंदर जो बल लग रहा होगा इन एलिमेंट्सों के अंदर, तो टोटल सभी का जो बल निकालेंगे वो कितना होगा, 0 होगा। तो भैया आंतरिक बल तो इसमें 0 हो गया, और लेकिन जो बाहरी बल है भाई इन पर कुछ बाहर से भी लग रहा होगा तो वो हम मान लेते हैं। तो ये जो बल है ये वाला बल कौन सा होगा, ये बाह्य बल होगा। ये कौन सा होगा, बाह्य बल होगा। तो और बाह्य बल तथा बाह्य बल कितना होगा, ये F1 प्लस F2 प्लस Fn बराबर हमने क्या मान लिया, Fext, यही बाह्य बल होगा। यानी कि F1 F2 ये टोटल मिला के इन पर जितना भी बल लग रहा है उसका सबका परिणामी बल निकालेंगे तो कुछ ना कुछ एक नेट फोर्स मिलेगा। तो हमने उसको मान लिया एक्सटर्नली फोर्स मान लिया इसको। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आगे यदि मैं लिखूं, यहां से आगे यदि मैं दिखाऊंगा आपको तो कितना हो जाएगा, ये यहीं से आगे मैं लिख दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, यहां से यहीं समझ में आ जाएगा आपको पूरा, देखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dp वेक्टर अपॉन dt बराबर Fext, इतना आ जाएगा। समझ में आ रही है? ये क्यों, ये वाला जो बल है ये किसके बराबर बैठेगा, Fext, यानी एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, ये बाह्य बल के बराबर बैठ जाएगा, यही आपका बाह्य बल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, यदि बाह्य बल कार्यरत ना हो, यानी हमने मान ले रहे हैं, माना, हम अपनी ओर से मान के चल रहे हैं कि माना कि ये जो बाह्य बल, हम मान के चल रहे हैं कि इस पर बाह्य बल भी कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात इस पर बाह्य बल भी नहीं लग रहा है। ये जो सिस्टम था ये वाला, इस पर कोई बाह्य बल भी कार्य नहीं कर रहा है। तो बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो dp वेक्टर अपॉन dt वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब ये हो गया कि ये p वेक्टर बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ये कांस्टेंट क्यों आ गया ये भी समझ लो, क्योंकि आप जानते हो, जैसे कि मैं कह रहा हूं ये 5 है, यानी कि आपका ये y बराबर कितना है, y बराबर यहाँ पे 10 है, y बराबर कितना 10 है, और मैं कह रहा हूं dy अपॉन dx यदि मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये y बराबर 10 है और y का अवकलन में कर दूं x के रेस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि आप जानते हो कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा, 0। भाई x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे x को छोड़कर सारा कुछ कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट का अवकलन 0। तो मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसे समझिए कि भैया p बराबर यहाँ पे 0 है, dp बटे dt, यानी कि p का t के रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है।
तो ये जीरो आ रहा है, अवकलन करने के बाद जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि p बराबर कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहा होगा पहले, तभी तो हम, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं यहां पर y बराबर कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, और मैं dy बट्टे dt निकाला, इस y का t के रेस्पेक्ट में मैंने अवकलन कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब यही तो है, आपको ये वाली लाइन दे रखी हो dy बट्टे dt बराबर जीरो दे रखा है, तो आप कह दोगे भैया y बराबर कांस्टेंट रहा होगा या कांस्टेंट है, y बराबर कांस्टेंट है तभी तो उसका अवकलन जीरो आएगा। तो यहां पर देखिए ये चीज दे रखी है, इस लाइन से समझो कि dp वेक्टर बट्टे dt बराबर जीरो दे रखा है, मतलब ये कि ये इससे एक लाइन पहले पहुंचो, तो वो कौन सा है, p वेक्टर बराबर कांस्टेंट, इसका यदि p इसका अवकलन करेंगे dp वेक्टर बट्टे dt हम करेंगे तो बराबर जीरो, यानी कि इसका यदि t के रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा तो यही लाइन तो आएगी। जब ये लाइन है तो इसकी जगह पे मैं p बराबर कांस्टेंट भी लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि इसका ही अवकलन, इसका अवकलन करने पर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये चीज, इसका मतलब यही है कि p बराबर, यदि p बराबर कांस्टेंट होगा तभी तो dp बटे dt जीरो आएगा। तो आपको ये लिख रहा है तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हो या इसकी जगह पे ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा, अब इसका यही तो नियम था, यही तो नियम था। क्या है, यहां से देखिए, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, यही संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। तो इसी को लिख देंगे हम यहाँ पे, इसी को लिख देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसको क्या लिख देंगे, अतः 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 बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है, यही संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। यही हो गया प्रूव्ड, ये हो गया ना, हो गया प्रूव्ड। जल्दी से कर लीजिए, कितना प्यारा सा डेरिवेशन है, बहुत ही अच्छा। तो ये चीज बहुत ही इजीली आप समझ पाए हैं। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भाई शेयर भी कर देना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैथ की वीडियो अभी नहीं देखी है, मैथ का, तो अभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, मनोज सर हमारा दूसरा चैनल है जिसपे हम मैथ का कोर्स करा रहे हैं, BSc वाले और 12th वाले। मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।